सारे स्थान जहाँ पे लिखा है फर्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ दो एरो लगा लेना। एक में लिखो आश्रय स्थान, ब्रैकेट में चरक। दूसरे एरो में लिखना आत्मनिश्चय स्थान, ब्रैकेट में काश्यप। काश्यप ने शारीर स्थान को आत्मनिश्चय स्थान नाम दिया और चरक ने आश्रय स्थान नाम दिया। फर्स्ट चैप्टर का नाम है कतिधा पुरुषीय अध्याय। जैसे हमने पढ़ा था सूत्र स्थान में 25 नंबर का चैप्टर यज्ञ पुरुषीय अध्याय। तो यज्ञ पुरुषीय अध्याय में पुरुष का मतलब राशि पुरुष था, जो 24 तत्व वाला होता है। यहाँ पे कतिधा मतलब कितने पुरुष बताए, यहाँ पे एरो लगा के लिख देना 3 पुरुष। इस चैप्टर में हम 3 पुरुष पढ़ेंगे। ब्रैकेट में लिख देना एक धातुज, कोमा षड धातुज, कोमा राशि पुरुष 24 तत्व वाला होता है। नेक्स्ट 5 नंबर का श्लोक आत्मा। आत्मा के पर्याय बताएं। निष्क्रियम च स्वतंत्रम च वसीनम सर्वगम विभुम वदन्ति आत्मानम आत्मज्ञा क्षेत्रज्ञम साक्षिणम तथा। तो ये सारे आत्मा के पर्याय हैं। आत्मा निष्क्रिय होती है, स्वतंत्र होती है, किसी के बस में नहीं आती है। वसीनम एक वशी आत्मा भी होती है, तपस्वी कोई होती है। सर्वज्ञ विभु, ये सर्वज्ञ विभु और किसके पर्याय बताए थे तुमने? वायु, वायु के भी पर्याय बताए थे वात कला कलिय चैप्टर में। फिर क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र की बात करें तो शरीर होता है। क्षेत्रज्ञ जो उस क्षेत्र में रहती है आत्मा। साक्षिणम सब दुख सुख की साक्षी होती है। इसको आश्रय स्थान इसलिए बोलते हैं क्योंकि रोग के 2 अधिष्ठान होते हैं, एक होता है मन और दूसरा शरीर, और उन दोनों का विस्तार से वर्णन इस शारीर स्थान में किया है, मन का और शरीर का, इसलिए आश्रय स्थान बोल दिया है इसको। नेक्स्ट 16 नंबर के श्लोक पे आओ। 16 नंबर का श्लोक हेडिंग में लिखा है कि धातु की दृष्टि से पुरुष के भेद। 3 पुरुष होते हैं, एरो लगा के 3। इस श्लोक में पढ़ो। खाद्य चेतना षष्ठा धातु पुरुष स्मृत। पंच महाभूत और चेतना ये 6 मिलके षड धातुज पुरुष बनाती है। फिर चेतना धातु अपि एक है स्मृत पुरुष संज्ञे के, अकेली चेतना ही रहे तो ये एक धातुज पुरुष है। नेक्स्ट लाइन में पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विंशतिके है स्मृत। धातु भेद से 24 पुरुष होते हैं। धातु भेद से जो चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष होता है उसमें क्या क्या होता है? मनो 10 इंद्रियाणी अर्थात प्रकृति से अष्ट धातु की। तो 10 इंद्रिया और मन को मिला के हम एकादश इंद्रिया बोल देते हैं। अर्थ इंद्रियार्थ आ जाते हैं 5, तो 16 जो ये मन से लेके अर्थ तक लिखे हैं, तो इनको गोले में बंद करके एरो लगा देना 16 विकार, ऐसे लिख देना। ये 16 विकार होते हैं जिसमें 11 इंद्रियां होती हैं और 5 इंद्रियार्थ होते हैं। इसके बाद में प्रकृति से अष्ट धातु की। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं अभी दूर कर दूंगा तुम्हारा। प्रकृति से अष्ट धातु की और
8 प्रकृति होती है। अब इस अष्ट प्रकृति के अंदर आचार्यों में मतभेद होता है। तो कोई तो कहता है, जैसे चरक की बात करें तो चरक इसमें पंच महाभूत अव्यक्त महानहंकार को मान लेता है, सुश्रुत इसमें तन्मात्रा को मान लेता है। ऐसा है। अभी चरक के अनुसार अगर बात करें तो अष्ट प्रकृति में जो आएंगे वो बता दूंगा तुम्हें। अभी ऊपर एक आउटलाइन जैसा बनाना, तुम पेज के ऊपर बनाओ, अव्यक्त, इसमें एरो लगाना, फिर इससे महान, महान या महत, अव्यक्त से महान या महत बनाना है। फिर एरो लगा के अहंकार, अहंकार में 3 एरो लगाना। पहले में लिखो सत्व, इसके ब्रैकेट में लिखना वैकारिक, सत्व के ब्रैकेट में वैकारिक। रज दूसरे एरो में लिखना, इसके ब्रैकेट में लिखो तेजस, तेजस। थर्ड एरो में लिखना तम, तम के ब्रैकेट में लिखना भूतादि, भूतादि। ये 3 अहंकारों के नाम होते हैं। जैसे हमने सत्व लिखा तो सत्व में वै के नीचे अंडरलाइन कर दो और वैकारिक में वै के नीचे अंडरलाइन कर देना। रज में जय के नीचे अंडरलाइन करना, तेजस में भी जय के नीचे अंडरलाइन करना। तम, तम में तय के नीचे अंडरलाइन करो और भूतादि में भी तय के नीचे अंडरलाइन करना। ऐसे इनको याद करना। फिर जो सत्व और रज, इन दोनों को एक साथ ऐसे जोड़ना है, फिर एरो लगाना है। सत्व रज को एक साथ जोड़ के फिर एरो लगाओ, उसमें लिखना 11 इंद्रियां, 11 इंद्रियां। फिर रज और तम को एक साथ जोड़ो नीचे से, फिर इसमें एरो लगाना, फिर लिखो पंच तन्मात्रा, 5 तन्मात्रा। जो इंद्रियार्थ होते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको ही 5 तन्मात्रा बोलते हैं। फिर इसमें वापस से एरो लगाओ 5 तन्मात्रा में, लिखो 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा में एरो लगा के लिखना 5 महाभूत। अव्यक्त जहां पे लिखा था उसके नीचे प्लस करके लिख दो पुरुष या आत्मा। अव्यक्त स्टार्टिंग में लिखा, उसके नीचे प्लस करके पुरुष या आत्मा। तो ये जो मैंने तुम्हें सृष्टि उत्पत्ति का क्रम बताया है, ये सुश्रुत और सांख्य दर्शन के अनुसार है। सुश्रुत कोमा सांख्य दर्शन के अनुसार है। 25 तत्व मानता है सुश्रुत और सांख्य दर्शन, 25 तत्व। इसमें थोड़ा सा चेंजेज करता है सारंगधर। ऐसे लिखो, सारंगधर अनुसार सत्व प्लस तम से पंच तन्मात्रा, सत्व प्लस तम से पंच तन्मात्रा, ये थोड़ा सा चेंज है। सुश्रुत में रज और तम से पंच तन्मात्रा बन रही है, सारंगधर के अंदर सत्व और तम से 5 तन्मात्रा बनती है। अब ये जो तत्व हैं इनमें विकार, जैसे हम बोलते हैं इच्छु विकार, इच्छु विकार के अंदर हमने पढ़ा था कि सबसे श्रेष्ठ पत्थर क्या होता है? शर्करा, शर्करा।
तो विकार का मतलब होता है प्रोडक्ट। विकार का मतलब प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट। तो विकार में क्या आएगा? एंड प्रोडक्ट आएगा, जो सबसे लास्ट में बनेगा। तो दोनों आउटलाइन को देखोगे तो लास्ट में तुम्हें एक तो 11 इंद्रियां मिलेंगी और एक 5 महाभूत मिलेंगे। तो चरक सुश्रुत के अनुसार ये जो 16 तत्व हैं, ये 16 विकार होते हैं। ऐसे एंड प्रोडक्ट विकार को बोलते हैं, ऐसे सोचना। इसके अलावा जो 8 बच गए, जैसे अव्यक्त एक, महान दो, अहंकार तीन और 5 तन्मात्रा, इनको ऐड करेंगे तो 8। इन 8 को हम अष्ट प्रकृति बोलते हैं, ऐसा सुश्रुत बोलता है। और जो ये बच गया पुरुष और आत्मा, ये ना प्रकृति होता है ना पुरुष होता है, इसके लिए ऐसा लिखा है। सब बता दूंगा। इसके बाद में विमर्श पढ़ो। विमर्श में फर्स्ट लाइन में लिखा है पुरुष यहाँ पे 3 बताएं। एक षड्धातुज, चेतना धातुज, चतुर्विंशति तत्वात्मक, ये 3 पुरुष बताएं। नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रथम पुरुष वैशेषिक दर्शन के अनुसार चिकित्सा शास्त्र का अधिकारी है। नेक्स्ट लाइन में सुश्रुत बोलता है षड्धातुज पुरुष में पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते। शरीरी आत्मा का पर्याय होता है। तो खाद्य चेतना षष्ठा धातु स्मृत, ये लाइन आए तो चरक का कथन है। पंच महाभूत शरीरी समवाय, ऐसे लाइन आए तो सुश्रुत का स्टेटमेंट है। इसके बाद में इसी पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन में देखो, षड्धातुज पुरुष को कर्म पुरुष, चिकित्सा पुरुष, अधिकरण पुरुष बोलते हैं सुश्रुत के अनुसार। इसके बाद में तुम एक पैराग्राफ छोड़ दो ऐसे कि ऐसे ही, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ। चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष। अब जो हमने 24 तत्व और 25 तत्व मिला के पढ़े हैं, तो इनको कैसे कैसे क्या कहा है। तो सबसे पहले दूसरी लाइन में पढ़ना, सांख्य शास्त्र के सिद्धांत से मूल प्रकृति अविकृति, कोमा लगा दो। मूल प्रकृति जो होती है वो अविकृति होती है, एरो लगा के लिख देना। एक एक होती है, अव्यक्त आता है इसमें। मूल प्रकृति भी बोल सकते हैं अव्यक्त को, और अविकृति भी बोलते हैं। महद आद्या, महद से लेके जो तन्मात्रा तक है 5 तक, उनको हम प्रकृति विकृति करके बोलते हैं। 7 होती है प्रकृति विकृति, 7। फिर लिखा है षोडशस्तु विकारो, कोमा लगा दो। 16 विकार होते हैं, अभी बताए थे कौन से 16 विकार होते हैं। फिर कोमा, न प्रकृति न विकृति, ये पुरुष है। अब मूल प्रकृति का मतलब होता है जो किसी से उत्पन्न नहीं होता लेकिन उत्पन्न करता है, वो मूल प्रकृति है। जैसे अव्यक्त किसी से उत्पन्न नहीं होता लेकिन महान को उत्पन्न करता है। प्रकृति विकृति का मतलब होता है जो उत्पन्न भी होते हैं और उत्पन्न भी करते हैं। प्रकृति विकृति का मतलब है जो उत्पन्न भी होते हैं और उत्पन्न भी करते हैं। जैसे महद उत्पन्न होता है अव्यक्त से और अहंकार को उत्पन्न करता है, ऐसे। विकार या विकृति, इसका मतलब है उत्पन्न होता है, उत्पन्न नहीं करता है। उत्पन्न होता है लेकिन उत्पन्न नहीं करता है, लास्ट में जाके किसी को उत्पन्न नहीं करता है नया। जहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाए वो विकार है। न प्रकृति न विकृति का मतलब है पुरुष का उत्पन्न भी नहीं होता
और उत्पन्न भी नहीं करता। पुरुष अकेला पड़ा रहता है। अकेला पड़ा पड़ा क्या करेगा ये, वो भी बताऊंगा अभी तुम्हें। तो पुरुष किसी से उत्पन्न नहीं होता और उत्पन्न भी नहीं करता। इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा है 25 तत्व सांख्य ने माने। सुश्रुत इसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन, पुष्कर पलाशवत निर्लेप होता है, ये पुरुष या आत्मा के लिए कहा है। 25वां जो तत्व है पुरुष या आत्मा, उसका लेप पुष्कर के पलाश जैसा होता है। दो लाइन छोड़ के पढ़ना, पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगो अंधम उभयो अपि संयोगे तत्कृत्य सर्के। पुरुष के दर्शन के लिए, मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति के लिए पंगु अंध का सिद्धांत प्रधान होता है। ब्रैकेट में सांख्यकारी का या सांख्य दर्शन का सिद्धांत है ये। पंगु अंध सिद्धांत याद रखना, पंगु अंध सिद्धांत। इसमें पंगु अंध सिद्धांत के अंदर दो तीन लाइन छोड़ दो, तीन लाइन छोड़ो। यहाँ प्रकृति अज्ञ होने से अंधी, प्रकृति अंधी है और पुरुष निष्क्रिय होने से लंगड़ा है, पंगु है, याद रखना। पंगु पुरुष को माना है और अंधी प्रकृति को माना है, लेकिन दोनों एक दूसरे के सहारे बन जाते हैं। पंगु अंध सिद्धांत, एक अंधा है एक लंगड़ा है, दोनों एक दूसरे के सहारे बनते हैं। कौन से दर्शन की देन है, सांख्य दर्शन की देन है। इस पंगु अंध सिद्धांत पे एक मूवी और बनी है, बहुत पुरानी है, क्या नाम है उसका? बताओ, बहुत मूवी देखते हो तुम। दोस्त। दोस्ती देखना तुम आज, है ना? ऐसे थोड़ा सा ट्रेलर देख लेना उसका। दोस्ती मूवी देखना, बहुत पुरानी है, ब्लैक एंड व्हाइट में आएगी। तो उस दोस्ती मूवी में एक अंधा होता है और एक लंगड़ा होता है, दोनों अनाथ होते हैं और दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो जो अंधा है वो उसको पढ़ाता है, लंगड़े को पढ़ाता है, और फिर लंगड़ा पढ़ के बहुत अच्छा आदमी बन जाता है। ऐसे होता है इस मूवी के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ। ऐसे लिखा है कि ये 24 तत्व पूरे क्रम के अंदर बता दिए, लेकिन इसमें पुरुष को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया, वो अलग से क्यों पढ़ा था 25वां तत्व? तो सुश्रुत बोलता है कि जो ये 24 तत्व होते हैं अचेतन होते हैं, जड़ होते हैं, तो फिर इनमें हमें चेतना लानी है, तो अलग से पुरुष को ऐड करना पड़ेगा। लिखो, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, ये प्रकृति आदि 24 तत्व अचेतन होते हैं, सर्व एव अचेतन एस वर्ग है। पुरुष पंचविंशति तमें, पुरुष 25वां होता है, जो कार्य कारण संयुक्त है चेतिता भवति, कार्य कारण संयोग से चेतना लाता है। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक में आओ, 18 नंबर का श्लोक। मन के लक्षण, लक्षणम मनसो, इसको गोले में बंद कर दो। लक्षणम मनसो, मन के लक्षण क्या है? ज्ञान से अभावो भाव एवच, ज्ञान का होना और नहीं होना। ऐसे लाइन आ जाए, ज्ञान से अभावो भाव एवच, ये किसका लक्षण है? मन का लक्षण है। सती ही आत्मेन्द्रियार्थानां सन्निकर्षे न वर्तते, वैवर्त्यान मनसो ज्ञानम सानिध्यात् तच्च वर्ते। तो आत्मा, इंद्रिय और अर्थों का संयोग होने पर मन का सानिध्य नहीं होता है तो ज्ञान नहीं होता है, और अगर मन का सानिध्य हो जाता है तो ज्ञान होता है। तो इस तरह से ये मन के लक्षण में बताएं, ज्ञान का होना और नहीं होना। नेक्स्ट विमर्श में सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़ो। न्याय दर्शन बोलता है
युगपत ज्ञानान अनुपत्ति मनसो लिंगम। इसका अर्थ इस एक लाइन ऊपर लिखा है, एक साथ ही ज्ञान का होना और नहीं होना, ये मन का लक्षण है। युगपत एक साथ ज्ञान का होना और नहीं होना मन का लक्षण है। 19 नंबर के श्लोक पे आओ। मन के दो गुण होते हैं, अणुत्वम अथ च एकत्वम, दौ गुणौ मन से स्मरते। गुणौ मन से है, इसको गोले में बंद कर दो। गुणौ मन से है, मन के ये दो गुण होते हैं, एक अणुत्व है, दूसरा एकत्व है। सब जानते हो तुम ये। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक में मन के 5 विषय बताए थे तुम्हें विमर्श में। चिंत्यम विचार्यम उह्यम च ध्येयम संकल्प्यमेव च यत् किंचित मनसो ज्ञेयम तत् सर्वम ही अर्थ संज्ञकम। मनसो को ब्लैंक कर लो। ये मन के 5 विषय। ऊह्य का हिंदी अर्थ देखना, संभावना के द्वारा जैसे यह कार्य इस प्रकार होगा, ये ऊह्य। ध्येय मतलब भावना योग ज्ञान का जो विषय होता है वो ध्येय होता है। नेक्स्ट 21 में मन के कर्म 4 बताएं। 4 कर्म पढ़ो। इंद्रिय अभिग्रह कर्म मन से है स्वस्य निग्रह। कर्म मन से है को गोले में बंद कर दो। इंद्रिय अभिग्रह मतलब इंद्रियों का संचालन, इंद्रियों में अधिष्ठित होकर उसका संचालन करना। स्वयं अपने को अहित विषयों से हटाना। ऊह्य और विचार, तो ये 4 कर्म है। ऊह्य विचार मन के विषय भी होते हैं, कर्म भी होते हैं, ध्यान रखना दोनों को। दोनों में आते हैं ऊह्य विचार। फिर कोमा लगा के लिखा है ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। बुद्धि को भी कोले में बंद कर लो। बहुत बार ऐसे लाइन आ जाती है, ऊहो विचारस्य ततः परम ब्लैंक प्रवर्तते। वो कहेगा रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब हम इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। हमें अच्छे से पता है कि ये विचार मन के कर्म में या मन के विषय हैं। ये देखते ही पहला ऑप्शन हमें मन मिलता है और मन करके आ जाते हैं। लेकिन आंसर मन नहीं करना, जब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो बुद्धि आंसर करना है। अगर पूरी लाइन ही आ जाए, ओहो विचारस्य तथे परम बुद्धि प्रवर्तते, ये किसके लिए कही है? फिर तो मन के कर्म के लिए कही है, ऐसे आंसर कर सकते हो। ऐसे भी पढ़ा करो थोड़ा। नेक्स्ट श्लोक में आओ 22। ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? इंद्रियेण इंद्रियार्थो ही स मनस्केन गृह्यते। इंद्रिया इंद्रियार्थों के साथ मिलके, पहले इंद्रिया मन के साथ मिलके अपने अपने विषयों को ग्रहण करती है। किस वजह से करती है बताओ? तुल्य योनि। तुल्य योनि। तुल्य योनि होने की वजह से सभी इंद्रियां अपने अपने विषय को ही ग्रहण करती है, दूसरे को नहीं करती। फिर ग्रहण करने के बाद में कल्प्यते मनसा तो ऊर्ध्वम गुण तो दोष तो अथवा। इसके बाद मन संकल्प करता है कि यह वस्तु गुण युक्त है या दोष युक्त है। जायते विषय तत्र या बुद्धि निश्चयात्मिका। उसके बाद में निश्चयात्मिक बुद्धि प्रवृत्त होती है। फिर व्यवस्यति तथा वक्तुम तया वक्तुम कर्तुम व बुद्धिपूर्वकम। उसी के अनुसार बुद्धिपूर्वक कुछ कहने में या कार्य करने में मनुष्य समर्थ होता है। देखो अब कोई भी बात हो जाए तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम उस पे क्या करेंगे, पहले सुनेंगे। तो सुनना श्रवण इंद्रिय की वजह से होता है, शब्द की वजह से। फिर उसके बाद में हम सोचेंगे उसको कि यार ये सही बात बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, अच्छी बात है या खराब बात है। फिर उसके बाद अगला सोचेंगे कि अब हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। निश्चयात्मिक बुद्धि, दो तरह की बुद्धि बताई थी तुम्हें, एक क्षणिक और दूसरी निश्चयात्मिक। तो निश्चयात्मिक बुद्धि प्रवृत्त होती है, तो इस तरह से ज्ञान होता है। नेक्स्ट 24 नंबर में आओ।
एक एकाधिक युक्तानि खादीनाम इंद्रियाणि तु पंच कर्म अनुमेयानि येभ्यो बुद्धि प्रवर्तते। यहाँ पे एरो लगा के लिखना पंचीकरण का सिद्धांत। पंचीकरण का सिद्धांत, पंजी नहीं लिखना, पंच, पंच महाभूत वाला पंच। पंचीकरण का सिद्धांत रेफरेंस याद करना। ऐसे बोल रहा है जैसे विमर्श में तीसरी लाइन से समझ में आएगा। श्रोत्रेंद्रिय केवल आकाश की सहायता से उत्पन्न होती है, फिर इसमें केवल शब्द गुण ही रहता है। फिर इसके बाद में ऐसे लिख सकते हो, चलो मैंने तुम्हें ये बताया था कि सुश्रुत के अनुसार इंद्रिया कैसी होती है, पंचभौतिक होती है या अहंकारिक होती है? अहंकारी। अहंकारिक। अहंकारिक। हम्म। अब देखो सुश्रुत में इंद्रिया अहंकारिक होती है, ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? जो आउटलाइन बताई है उस आउटलाइन को देखो। अभी सृष्टि उत्पत्ति क्रम में मैंने तुम्हें जो लिखाई थी, अव्यक्त महान अहंकार, ये आउटलाइन देखो। तो इसमें अहंकार से 11 इंद्रियां बन रही है। तो इंद्रियों की उत्पत्ति किससे हो रही है? अहंकार से हो रही है। इसलिए सुश्रुत ने इंद्रियों को अहंकारिक कहा है। एक बार ऊपर पेज पे एक आउटलाइन और बनाओ, जहां पे अपना चल रहा है वहां पे ऐसे लिखो, अव्यक्त, एरो लगा के बुद्धि, अहंकार, अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार। फिर इसके बाद में अहंकार के बाद में ये बनाना है तुम्हें एकादश इंद्रियां। इसमें दो एरो लगा देना, एकादश इंद्रियां। एक एरो में एकादश इंद्रियां बना दो, ऐसे नहीं बनाना है ना। अहंकार में एरो लगा के पंच महाभूत बनाओ, पंच महाभूत। पर पंच महाभूत में दो एरो लगाना, पंच महाभूत। पंच महाभूत में दो एरो लगाओ। एक में लिखो 11 इंद्रियां और दूसरे में लिखना 5 तन्मात्रा। 11 इंद्रियां और दूसरे एरो में 5 तन्मात्रा। अभी इस आउटलाइन को देख के बताओ कि विकार कौन से होंगे 16? इंद्रिया और तन्मात्रा। एकादश 11 इंद्रिय तन। इंद्रिया, 11 इंद्रिया और तन्मात्रा। और इंद्रिया किससे उत्पन्न हो रही है? महाभूत। पंच महाभूत। महाभूत से। महाभूत। तो ये चरक की उत्पत्ति क्रम है। चरक के अनुसार उत्पत्ति क्रम है इस तरह से। तो चरक में इंद्रिया भौतिक होती है, पंच भौतिक होती है। तो ऐसी कोई सी भी इंद्रिया नहीं है जो केवल एक ही महाभूत से उत्पन्न हो जाए। तो अब पंचीकरण के सिद्धांत में हमें श्रोत्रेंद्रिय बनानी है। तो श्रोत्रेंद्रिय में एरो लगा के लिखो, पांचों महाभूतों के नाम लिख देना। आकाश प्लस वायु प्लस अग्नि प्लस जल प्लस पृथ्वी, ऐसे सभी इंद्रियों में रहेगा। आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। अब श्रोत्रेंद्रिय का संबंध इससे होता है आकाश से। तो आकाश के ब्रैकेट में लिख देना 1/2 पार्ट, 1/2 भाग, 1/2 भाग। और बाकी सब में लिख देना 1/8 पार्ट। वायु 1/8 पार्ट होती है, अग्नि 1/8 पार्ट होती है, जल 1/8 पार्ट होगा और पृथ्वी 1/8 पार्ट होगी। ये पंचीकरण का सिद्धांत है। टोटल देखोगे तो 1 पार्ट हो जाएगा। अब तुम मुझे ये बताओ, अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे
चक्षु इंद्रिय बनानी है, चक्षु इंद्रिय का निर्माण करना है, तो इसमें कौन सा महाभूत 1/2 रहेगा? अग्नि। अग्नि। अग्नि महाभूत। समझ गए? अब मान लो मुझे घ्राण इंद्रिय बनानी है, तो कौन सा महाभूत 1/2 है? पृथ्वी। पृथ्वी 1/2 है, बाकी सब 1/8 रहेंगे। तो ये पंचीकरण का सिद्धांत होता है। फिर इसी श्लोक में दूसरी बात देखो, पंच कर्म अनुमेयानी येभ्यो बुद्धि प्रवर्तते। तो इंद्रियों का ज्ञान तुमसे पूछे कौन से प्रमाण से जाना जाएगा, इन पांचों का अनुमान योग्य होती है, अनुमान योग्य होती है, और इसके बाद में बुद्धि प्रवृत्त होती है। विमर्श की पहली लाइन में लिखा है कि सांख्य के सिद्धांत से इंद्रियां अहंकारिक होती है, और आयुर्वेद सिद्धांत से इंद्रियां भौतिक होती है, या चरक के सिद्धांत से इंद्रियां भौतिक होती है। नेक्स्ट 26 नंबर के श्लोक पे आओ। पांच ज्ञानेंद्रिय तो हम इंद्रिय पंचक में पढ़ के आ गए, पांच ज्ञानेंद्रिय पढ़े थे इंद्रिय पंचक में। अब पांच कर्मेंद्रिय देखो कौन सी होती है। फर्स्ट लाइन में हस्तौ पादौ गुद उपस्थम वाक इंद्रियम अथापि च कर्मेंद्रियाणि पंच एव पादौ गमन कर्मणि। तो ये पांचों कर्मेंद्रिय के नाम याद रखना, हाथ पैर, गुद उपस्थ, उपस्थ हो गया, शिश्न मेढ्र, इसको उपस्थ बोलते हैं, और वाग इंद्रिय। रसनेन्द्रिय पूछे तो रसनेन्द्रिय तो ज्ञानेन्द्रिय में आती है, और वाग इंद्रिय कर्मेंद्रिय में आती है। अधिष्ठान दोनों का जिह्वा ही होता है। फिर देखो कर्मेंद्रिय के पांचों के अलग अलग काम है। पादौ गमन कर्मणि, पैर का काम चलने के लिए होता है, गमन के लिए होता है। नेक्स्ट लाइन में पायु उपस्थम विसर्गार्थम, कोमा लगा दो। पायु गुद, गुद को बोलते हैं पायु, इसका काम मल के विसर्ग के लिए होता है, मल को बाहर निकालना। उपस्थ शिश्न मेढ्र पेनिस मूत्रेंद्रिय, इसको बोलते हैं, या मूत्रेंद्रिय मान लो। ऐसे थोड़ी है कि उपस्थ है तो फिर स्त्रियों में नहीं रहेगा, स्त्रियों में भी ऐसे नहीं है कि 10 ही इंद्रियां रहेंगी कर्म इंद्रियां, स्त्रियों में भी जो है 11 ही इंद्रियां रहती है। पांच कर्मेंद्रियां हैं, तो अपन इसको यहाँ पे मूत्र मार्ग समझ सकते हैं। मूत्र मार्ग जो है वो उपस्थ है, पुरुष स्त्री दोनों में। उपस्थ का काम मूत्र विसर्जन का होता है, कोमा हस्तौ ग्रहण धारणे, हाथ का पकड़ने का धारण करने का होता है। नेक्स्ट जिह्वा वाक इंद्रिय, वाक इंद्रिय को गोले में बंद कर दो। वाक इंद्रिय का अधिष्ठान जिह्वा होता है। वाक च सत्य ज्योति तमो अंधता। तो दो तरह की वाणी प्रवृत्त होती है, एक सत्य और दूसरी झूठ। सत्य जो है वो ज्योति के स्वरूप है, और अनृत जो झूठ है वो अंधकार के समान है, तम के समान है। तो सत्या ज्योति तमो अनृता, ये लाइन आए तो वाक इंद्रिय के लिए करना है तुम्हें। नेक्स्ट, ये चैप्टर तुम अच्छे से पढ़ोगे ना, उसके बाद में फिर मैं तुम्हें सुश्रुत पढ़ाऊंगा। ये चरक शारीर हो जाएगा। चरक शारीर होने के बाद में एक एक दिन में इंद्रिय स्थान पूरा हो जाता है। उसके बाद में फिर सुश्रुत शारीर पढ़ाऊंगा। तो तब तक तुम अपने पास में बुक भी लेके रखना। 5-6 दिन का टाइम मान लो, 5 दिन का ही मान के चलो तुम, 5-6 दिन। तो जिसके पास सुश्रुत नहीं है वो सुश्रुत भी परचेज कर लेना। तो इसमें जो पहले चैप्टर में बातें बताई है, मैक्सिमम बातें सुश्रुत में भी फर्स्ट चैप्टर में बताई है। ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 27 में आओ। महाभूतानि खम वायु अग्नि आपे क्षितिज तथा।
ये पंच महाभूतों के नाम है। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध तदगुणा, ये इनके वैशेषिक गुण होते हैं। एरो लगा के लिख लेना, सार्था गुण या वैशेषिक गुण, सार्था या वैशेषिक। 28 में आओ। तेसाम एक गुण है पूर्वो गुण वृद्धि परे परे, पूर्व है पूर्व गुणस्य एव क्रमशो गुणीषु स्मृत। हेडिंग में अंडरलाइन करना, महाभूतों में भूतांतर गुण प्रवेश, महाभूतों में भूतांतर गुण प्रवेश। विमर्श में सेकंड लास्ट लाइन देखो, बिल्कुल लास्ट लास्ट में, विमर्श में सेकंड लास्ट लाइन ऐसा लिखा है, अन्योन्य अनुप्रविष्ट सिद्धांत, इसका रेफरेंस याद करना, अन्योन्य अनुप्रविष्ट सिद्धांत यहां बताया है। अब इस विमर्श में सेकंड लाइन पढ़ो, विमर्श में सेकंड लाइन ऐसा लिखा है कि शब्द आकाश का गुण रहता है, आकाश में शब्द होता है। फिर इसके बाद में एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में लिखा है, आकाशात वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। फिर लिखा है एक लाइन छोड़ के, इस प्रकार वायु में शब्द स्पर्श ये दो गुण रहते हैं। मतलब जैसे जैसे महाभूत आगे बढ़ते जाएंगे तो ये गुण ऐड होते जाएंगे। तो पृथ्वी के अंदर पांचों गुण रहते हैं, आकाश में केवल एक शब्द ही रहता है, सीक्वेंस पता होना चाहिए। फिर लिखा है वायु अग्नि, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है। तो एक लाइन छोड़ के लिखा है, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप तीनों गुण रहते हैं। अग्नि आपे हैं, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। फिर नेक्स्ट लाइन छोड़ के देखो, जल में शब्द स्पर्श रूप रस चार गुण होते हैं। पर अदभ्य पृथ्वी, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। एक लाइन छोड़ के देखो, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों गुण होते हैं। तो ऐसे महाभूत प्रवेश करते रहते हैं। तो जो मूल गुण है वो तो इसका गुण होता है। जैसे अब हम ऐसे पूछें कि पृथ्वी के अंदर कौन सा अन्योन्य अनुप्रविष्ट गुण होता है, तो बताओ कौन सा होता है? शब्द स्पर्श रूप रस। शक्ति स्पर्श रूप रस। ये चार समझ गए, शब्द स्पर्श रूप रस। इस अन्योन्य अनुप्रविष्ट से ऊपर वाली लाइन देखो क्या लिखा है, पृथ्वी में चारों महाभूतों का प्रवेश होता है। फिर इससे ऊपर वाली में जल में आकाश वायु तेज का प्रवेश रहता है, तेज में आकाश और वायु का प्रवेश होता है। और इससे ऊपर वायु में आकाश का प्रवेश रहता है। तो वायु में अगर हमसे पूछे तो केवल हमें शब्द गुण बोलना है और आकाश महाभूत बोलना है। ऐसे ही तुम्हें लेकिन सीक्वेंस याद होना चाहिए, आकाश से वायु, से तेज, से जल, से पृथ्वी, ये पता है। आकाश बोलो, आकाश के बाद में वात बोल देना, वात तय पे खत्म हुई, तय से तेज बोल देना, तेज जय पे खत्म हुआ, जय से जल बोल देना, और लास्ट में पृथ्वी बोल देना। ऐसे करके याद कर लो। नेक्स्ट श्लोक में गलत मत कर देना, ये क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे 29 नंबर में। खरद्रव चलोष्णत्वं भूजनाली तेजसाम आकाशस्य अप्रतिघातो लिंगम यथाक्रमम दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। तो हेडिंग में लिखा है पंच महाभूतों के लिंग, यहाँ लिख लो भौतिक गुण या लक्षण, भौतिक गुण होते हैं या लक्षण होते हैं पंच महाभूतों के। अब खर जो होता है ध्यान रखना, खर यहाँ पे पृथ्वी का होता है, भू जल अनिल तेजसाम, भूमि का खर जल का द्रव पहचान जाओगे, चल वायु का पहचान जाओगे, उष्ण तुम अग्नि का पहचान जाओगे। ऐसे आकाश बोलना, ऐसे अप्रतिघात बोलना, ये भी याद हो जाएगा तुम्हें। लेकिन ये खर जो है ये कंफ्यूज करता है, खर को जल्दबाजी में वायु में मत कर देना, बस ये ध्यान रखना। हम पढ़ते हैं ना
रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल अथ विशद खर, वायु के 7 गुण होते हैं। तो उसके आधार पे इसको गलती से वायु में मत कर देना, खर पृथ्वी में याद करना है, गलत नहीं करना, इस पे ध्यान देना। नेक्स्ट लाइन में स्पर्शनेन्द्रिय गोचरम, ये जो सारे लक्षण है ये स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा जाने जाते हैं। अप्रतिघात का मतलब हिंदी में लिखा है दूसरी लाइन में कहीं भी नहीं रुकना, आकाश कहीं भी नहीं रुकता है। ये सारे लक्षण स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा जाने जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक में आओ। गुणाः शरीरे गुणिनाम निर्दिष्टा चिन्हम एव च, गुण को ब्लैंक कर लो। सूक्ष्म महाभूतों के जो गुण होते हैं उनको चिन्ह से निर्दिष्ट किया जाता है। नेक्स्ट 31 में अर्थात शब्दादियो गेया गोचरा विषय गुणा, इस लाइन को ऐसे ही याद कर लेना। अब तुमसे पूछ ले गुण को गोले में बंद कर लो, ये सारे गुण के पर्याय होते हैं या अर्थ के पर्याय होते हैं। गेया गोचरा विषया सब आपस में पर्याय होते हैं। नेक्स्ट 32 में या यद इंद्रियम आश्रित्य जंतो बुद्धि प्रवर्तते मनोभवा, तो ये बोल रहा है कि जो बुद्धि प्रवृत्त होती है वो इंद्रियों से उत्पन्न होती है। हमने इंद्रिय पंचक में 5 इंद्रिय बुद्धि पढ़ी थी, जैसे चक्षु बुद्धि, फिर घ्राण बुद्धि, रसन बुद्धि, ऐसे करके 5 इंद्रियां थी, उनकी 5 बुद्धि थी। फिर लिखा लास्ट में मनसा च मनोभवा, जो मन से उत्पन्न बुद्धि होती है उसको मनोभवा बोलते हैं। नेक्स्ट श्लोक में भेदात कार्य इंद्रियार्था नाम बहवो व बुद्धि स्मृता, तो अनेक प्रकार के संयोग होने से बहुत सारी बुद्धियां हो जाती है। आत्मा इंद्रिय मनो अर्थ, इनके सन्निकर्ष से बहुत सारी बुद्धियां हो जाती है। मैंने तुम्हें बताया था वहां पे कि जो बुद्धि होती है 2 भी होती है, क्षणिक और निश्चयात्मिक, 5 भी बताई थी। यहाँ पे मनोभवा को ऐड करेंगे तो 6 बुद्धि हो जाएंगी, और बहुत सारी भी होती है। ऑल आए तो ऑल आंसर सही है, और एक करना है तो 5 आंसर सही है। एक सही करना है तो इसमें 5 सही है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट, बुद्धि की उत्पत्ति कैसे होती है, हेडिंग में लिखा है संयोग से होती है। बुद्धि की उत्पत्ति संयोग से होती है। कैसे संयोग से? अंगुली अंगुष्ठ तलज तंत्री वीणा नखोद्भव, जैसे अंगुली अंगूठा, ये अंगुली है, ये अंगूठा है ना, इनके और ये हथेली है, इनके संयोग से ऐसे चुटकी बजती है, ऐसा आवाज आती है। ऐसे ही लिखा है कि तंत्री वीणा नखोद्भव, तंत्री तार वीणा और नख के संयोग से शब्द की उत्पत्ति होती है। तो दृष्ट है शब्दों यथा बुद्धि दृष्टा संयोग च तथा, तो इस तरह से बुद्धि की उत्पत्ति संयोग से होती है। तो ये लाइन आ जाए तो बुद्धि की उत्पत्ति के लिए करनी है। नेक्स्ट 35 नंबर का श्लोक, बुद्धि इंद्रिय मनो अर्थानाम विद्यात योग धर्म परम चतुर्विंशति को ही ऐसे है राशि ही पुरुष संज्ञ के। राशि पुरुष को गोले में बंद कर लो। 24 तत्व होते हैं इसमें। बुद्धि आ गई, 5 इंद्रिया कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, इन और इंद्रियार्थ 5 तन्मात्रा, इनको धारण करने वाला उसको पर समझना चाहिए। पर का मतलब यहाँ पे आत्मा। पर से हमें विमर्श में चौथी लाइन में लिखा है पर शब्द से अव्यक्त लेना चाहिए, और चरक में अव्यक्त अभी बताऊंगा तुम्हें, आत्मा का पर्याय होता है। पर जानना चाहिए, आत्मा समझना चाहिए। राशि पुरुष में 24 तत्व होते हैं, 8 प्रकृति 16 विकार। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर मिलेगा तुम्हें 41 पे पहुंच जाओ। 3rd लाइन में लिखा है
कारणम पुरुष है तस्मात् कारणज्ञ उदाह्यते। जो कारण पुरुष होता है उसको कारणों के द्वारा जाना जाता है। कारण पुरुष को कारणों से जाना जाता है। विमर्श में फर्स्ट लाइन में यहाँ 24 तत्वात्मक पुरुष को कारण माना गया है, ऐसा गंगाधर का सिद्धांत है। चक्रपाणि ने अव्यक्त आत्मा चेतन धातु को ही कारण माना है। तो इसमें ज्यादा अच्छा जो है चक्रपाणि का सिद्धांत समझना। अगर एक करना है कारण पुरुष में तो एक धातुज पुरुष करना। नेक्स्ट 40 च से चक्रपाणि बोल देना, च से चेतना धातु बोल देना, ऐसे याद आ जाएगा। 43 में आत्मा के लिए कुंभकार का उदाहरण दिया है। कृतम मृतदंड चक्रैस्य कुंभकारात ऋते घटम। जैसे मिट्टी है, दंडा है, चक्र का संयोग है, लेकिन कुंभकार कुमार नहीं है तो घड़े का निर्माण नहीं हो सकता। कृतम मृत तृण काष्ठ इससे ग्रह कारात विना ग्रहम। मिट्टी है, तृण है, लकड़ियां हैं, लेकिन मिस्त्री नहीं है तो घर का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसे ही आत्मा नहीं है तो सही तरह से शरीर में चेतना नहीं आ सकती, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ऐसे एक लाइन मैंने तुम्हें पहले और पढ़ाई थी, ऐसे मृत दंड चक्र सूत्राध्या कुंभकारात रीते यथा। ये लाइन किसके लिए थी? वैद्य के लिए। वैद्य की महत्ता के लिए। जब मैंने तुम्हें चरक सूत्र 9 पढ़ाया था वहां बताई थी, मिलती जुलती लाइन है, आज देख लेना। मृत दंड चक्र सूत्राध्या कुंभकारात रीते यथा, ऐसे लाइन थी। ये लाइन वैद्य की महत्ता के लिए कि तीनों पाद तो है लेकिन वैद्य नहीं है तो चिकित्सा नहीं हो सकती। नेक्स्ट 45 में कारणम पुरुष है सर्वै प्रमाणी उपलब्धते। कारण पुरुष को सभी प्रमाणों से जाना जाता है। इसी लाइन में आगम्य प्रमीयते, आगम्य आप तो देश के इसका ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आप सभी से जाना जाता है, आगम से ज्यादा जाना जाता है। नेक्स्ट श्लोक में हेडिंग में लिखा है बौद्ध मत का विवेचन, और इस श्लोक की पहली लाइन में लिखा है निर्दिश्यन्ते नवा नावा। यहाँ लिख देना क्षण भंगुरवाद का सिद्धांत। ये इस साल पीजी में क्वेश्चन भी पूछा था, पीजी में पूछा था क्षण भंगुरवाद का सिद्धांत किसकी देन है? बुद्ध दर्शन की देन है, बस यही आंसर करना है। पदार्थ विज्ञान का भी क्वेश्चन हो गया। क्षण भंगुरवाद बौद्ध दर्शन की देन है। रेफरेंस याद करना है, शारीर फर्स्ट। एक सिद्धांत और बताया था मैंने तुम्हें बौद्ध दर्शन का सूत्र स्थान में, क्या नाम था उसका? गुणाक्षर स्वभाव स्वभाव परमवाद। ये गुणाक्षर न्याय कहाँ से बोल रही है तू? गुणाक्षर न्याय किसका सिद्धांत बताया था, याद दिलाओ इसको। अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह का। ये गुणाक्षर न्याय अष्टांग संग्रह का सिद्धांत था, और स्वभाव परमवाद बौद्ध दर्शन का सिद्धांत था। स्वभाव परमवाद का रेफरेंस बताओ। चरक सूत्र 16। चरक सूत्र 16 में वहां पढ़े थे। इसमें देखो क्या लिखा है, निर्दिश्यन्ते नवा नवा, मतलब एक वस्तु अपने जैसी वस्तु को नष्ट करके अपनी जैसी वस्तु का निर्माण करके नष्ट हो जाती है। विमर्श की पहली लाइन देखो, बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है प्रत्येक वस्तु क्षण त्रिय स्थायी होती है। प्रथम क्षण में उत्पत्ति होती है, दूसरे क्षण में स्थिति होती है, और तीसरे क्षण में नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में देखो, वस्तु दूसरे क्षण में अपने समान वस्तु को उत्पन्न कर तीसरे क्षण में नष्ट हो जाती है।
मतलब जैसे हम हैं, हम कैसे, हम खुद उत्पन्न होंगे, अब स्थायी है, फिर अपने जैसी वस्तु को उत्पन्न करेंगे, संतान उत्पन्न करेंगे, उसके बाद में फिर मर जाएंगे। तो ये तीन क्षण होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है, क्षणभंगुरवाद बोलते हैं। नेक्स्ट 49 नंबर का श्लोक। कर्ता ही करणी युक्त है, कारणम सर्व कर्मणाम। कर्ता कर्णों के द्वारा, कारण सभी कर्मों का कारण होता है। कर्ता भिषक पढ़ा था हमने, करण हमने भेषज पढ़ी थी, और सभी कर्मों का कारण हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगी। यहाँ पे कर्ता कारण आत्मा को कहा है, कर्ता और कारण आत्मा को कहा है, और करण किसको कहा है भी बताऊंगा तुम्हें। यहाँ पे करण 12 होते हैं, 12 के नाम बताऊंगा। कर्ता और कारण का मतलब यहाँ पे आत्मा है, विमान स्थान में अलग मतलब था इनका। कर्ता और कारण दोनों वैद्य को भिषक को बोल रहे थे। नेक्स्ट 53 नंबर का श्लोक। प्रभो नहीं अनादित्वात विद्यते परमात्मने। परमात्मने को ब्लैंक करो। पुरुषो राशि संज्ञस्तु मोह इच्छा द्वेष कर्म जय। अब पुरुषो राशि को गोले में बंद कर लेना। परमात्मा, इसमें एरो लगा के लिखना, एक धातुज पुरुष, और राशि पुरुष में 24 तत्वात्मक पुरुष। तो एक धातुज पुरुष जो होता है उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, ये तो बताया था, किसी से उत्पन्न नहीं होता है, आत्मा या अव्यक्त। अनादित्वात, अनादि होता है, अव्यक्त अनादि है, न प्रभाव है, किसी से उत्पन्न नहीं होता है। राशि पुरुष मोह इच्छा द्वेष कर्म से उत्पन्न होता है, 24 तत्व वाला। नेक्स्ट श्लोक नंबर है 54। आत्मा ज्ञ करणई योगात ज्ञानम तुअस्य प्रवर्तते। आत्मा ज्ञानी होती है, लेकिन कर्णों के साथ मिलकर ज्ञानी होती है। कर्ण क्या होते हैं? नेक्स्ट 56 में आओ। कर्णानी गोले में बंद कर लो। मनोबुद्धि बुद्धि कर्मेंद्रियाणी च, ऐसे लिख लो 12, 12 कर्ण है, शॉर्ट में लिख लेना। एकादश 11 इंद्रिया प्लस बुद्धि, 11 इंद्रिया प्लस बुद्धि। सुश्रुत में इन्हें 13 प्रकाशमान तत्व माना, लिखना। सुश्रुत ने इन्हें 13 प्रकाशमान तत्व माना। 13 में क्या आएगा? लिखो 12 प्लस अहंकार, 12 प्लस अहंकार। तो इन 12 में अहंकार ऐड कर देते हैं तो 13 प्रकाशमान तत्व हो जाता है। और इन 13 को तर्क संग्रह में करण माना। पदार्थ विज्ञान में, पदार्थ विज्ञान में तर्क संग्रह में 13 करण होते हैं, चरक में 12 करण होते हैं। अब देखो तुम्हें 11 इंद्रिया तो याद आ जाती है, लेकिन बुद्धि और अहंकार कंफ्यूज करता है। तो ऐसे याद करना, वैसे 12वें नंबर पे वैसे बुद्धि आती है, ऐसे बोलना। वैसे 12वें नंबर पे वैसे बुद्धि आती है, गलत मत करना। और अहंकार में 3 नजर आ रहा है, ए में 3 नजर आ रहा है, और 13 में भी 3 नजर आता है। अहंकार को हमें 13वें नंबर पे रखना है। तो ये करण होते हैं, इनकी सहायता से आत्मज्ञानी होती है। 58 में ये वही बात है जो मैंने तुम्हें सूत्र 16 में बताई थी कि भाव पदार्थों की उत्पत्ति में कारण होता है, उनके नाश में कोई कारण नहीं होता। फिर बताया था अभाव के नाश में कारण होता है। और क्या कारण होता है अभाव के नाश में, बताओ? शीघ्रगामी होना। यही लाइन लिखी है, देखो नेक्स्ट लाइन में, शीघ्रगत्वात् स्वभावात् अभावो नैवेति वर्तते। अभाव शीघ्र स्वभाव होने से
अपने शीघ्रक स्वभाव को नहीं छोड़ता है। यह अभाव के नाश में कारण होता है। ज्यादा दिमाग लगा नहीं मत, जो वहां पढ़ाया वही यहाँ पे, कोई नया नहीं है, मत पढ़ना कुछ भी, यही सोच लेना। नेक्स्ट 59 नंबर में आओ। अनादि ही पुरुषो नित्यो, कोमा लगा दो, विपरीतस्तु हेतु च। इसमें पुरुष का मतलब होता है आत्मा, और विपरीत का मतलब है राशि पुरुष। अभी थोड़ी देर पहले बोला था तुम्हें, परमात्मा प्रभवो नहीं है, अनादित्वात, अनादि होती है और कोई प्रभाव नहीं होता है, नित्य होती है। विपरीत मतलब राशि पुरुष के हेतु होते हैं, अभी बताया था। मोह इच्छा द्वेष कर्म च, मोह इच्छा द्वेष थोड़ी देर पहले बोला था, वो हेतु है यहाँ पे। नेक्स्ट श्लोक नंबर 61 पे आओ। 61 नंबर का श्लोक। 61 में लिखा है आत्मा के पर्याय, पहली लाइन में, अव्यक्तम आत्मा क्षेत्रज्ञ शाश्वतो विभु अव्यवज्ञ। अंडरलाइन कर लो, ये सारे आत्मा के पर्याय। देखो, अव्यक्त, क्षेत्रज्ञ, शुरू शुरू में भी बताया था, स्वतंत्र निष्क्रियम, साक्षी वसी, क्षेत्रज्ञ, सर्वज्ञ और विभु, ऐसे पर्याय भी पढ़े थे स्टार्टिंग में पहले श्लोक में। तो यहाँ पे भी लिखे अव्यक्त, क्षेत्रज्ञ, शाश्वत, विभु, अव्यवज्ञ, तो ये आत्मा के पर्याय। फिर लिखा है तस्मात अन्यत व्यक्तम, इसके विपरीत आ जाए तो वो व्यक्त के पर्याय, पुरुष के पर्याय। नेक्स्ट लाइन में व्यक्तम इंद्रियकम च एव गृह्यते तथा यथा इंद्रिया, व्यक्त इंद्रियक है जो इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। अतो अन्यते पुनः अव्यक्तम लिंग ग्राह्यम अतीन्द्रियम, अव्यक्त को गोले में बंद कर लो। इसके लिए कहा है लिंग ग्राह्य अतीन्द्रिय होता है। अव्यक्त लिंग ग्राह्य और अतीन्द्रिय का है, केवल लिंग के द्वारा इसका ज्ञान होता है। अतीन्द्रियम पुनः किसके लिए कहा था? मन के लिए। मन। मन के लिए। लिख लो यहीं पे, अतीन्द्रियम पुनः मन, 8वें चैप्टर में पढ़े थे सूत्र स्थान में। अतीन्द्रियम पुनः मनः, और लिंग ग्राह्यम अतीन्द्रियम ऐसा आ जाए तो अव्यक्त या आत्मा के लिए करना। अब एक बात सोचने वाली है, देखो, सुश्रुत ने बोला था कि 24 तत्व अचेतन होते हैं, उनमें चेतना लाने के लिए आत्मा मिलाई जाती है, पुरुष मिलाया जाता है। तो सुश्रुत के अंदर अव्यक्त आत्मा का पर्याय नहीं है। सुश्रुत में अव्यक्त आत्मा से डिफरेंट है। लेकिन अब तुम सोचोगे चरक में तो 24 ही तत्व है, यहाँ तो कोई 25वां तत्व आया ही नहीं, तो चरक में फिर 24 तत्वों में चेतनता कैसे आएगी? तो चरक के अनुसार जो चेतनता इस अव्यक्त से ही आ जाती है। चरक ने इस अव्यक्त को आत्मा मान लिया, इससे चेतनता आ जाएगी। लेकिन सुश्रुत ने इस अव्यक्त को आत्मा नहीं माना, उसने पुरुष को आत्मा माना है, जो 25वां तत्व होता है, न प्रकृति न विकृति। विमर्श में 4th लाइन पढ़ना। लिखा है ना, अव्यक्त शब्द से आत्मा ही लिया जाता है और व्यक्त पद से राशि पुरुष लिया जाता है। व्यक्त से हमें राशि पुरुष समझना है। इतनी देर से ये 3 ही तो बता रहा हूं तुम्हें। फिर अव्यक्त पुरुष को नित्य मानते हैं, बोला था अभी तुम्हें, और व्यक्त पुरुष जो होता है वो अनित्य होता है। राशि पुरुष का ग्रहण इंद्रियों द्वारा होता है, इंद्रियक होता है।
और अव्यक्त पुरुष का केवल लिंग अर्थात अनुमान द्वारा ज्ञान किया जाता है। एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन में पढ़ो। सांख्य कारिका में व्यक्त के लक्षण बता दिए, पर्याय बता दिए। जैसे चरक अव्यक्त के पर्याय बोलता है, तो सांख्य कारिका के अंदर व्यक्त के पर्याय जैसे हेतु मत, हेतु युक्त होता है। फिर अनित्य होता है, अव्यापी होता है, सक्रिय होता है। हमने पढ़ा था ना, स्वतंत्रम निष्क्रियम। आत्मा स्वतंत्र और निष्क्रिय होती है, लेकिन जो ये हमारे पास में व्यक्त है, राशि पुरुष है, ये सक्रिय होता है, अनेक आश्रित लिंगम होता है, स अवयव होता है, परतंत्र होता है। स्वतंत्र का अपोजिट परतंत्र। ये व्यक्त के लक्षण है। व्यक्त को गोले में बंद कर दो और इसके विपरीत है व्यक्त, समझ लेना। नेक्स्ट श्लोक 63 नंबर का श्लोक। ये वही बात है जो मैंने तुम्हें चरक का सृष्टि क्रम बताया था। खादिनी बुद्धि अव्यक्तम अहंकारे तथा अष्टमय भूत प्रकृति। पंच महाभूत, खादिनी का मतलब पंच महाभूत। महत को यहाँ पे बुद्धि लिख दिया। अव्यक्त और अहंकार, इन 8 को भूत प्रकृति या भूत प्रकृति कहते हैं। विकाराश्य एवं षोडश है। 16 विकार कौन से हैं? नेक्स्ट लाइन में। बुद्धि इंद्रियाणी पंचेव, 5 ज्ञानेन्द्रिया। पंच कर्मेंद्रियण, 6 मनस्का, उभय इंद्रिय हो गई मन। और पंच अर्था विकारा, 5 तन्मात्रा। तो चरक के अनुसार याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। अष्ट प्रकृति में पंच महाभूत आते हैं और सुश्रुत में अष्ट प्रकृति में पंच तन्मात्रा आती है। लिख लेना ऊपर लाइन, फिर विकार में अपोजिट कर देना। चरक में अष्ट प्रकृति में पंच महाभूत आते हैं, लेकिन सुश्रुत में अष्ट प्रकृति में पंच तन्मात्रा आती है। विकार में उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट 66 नंबर का श्लोक। जायते बुद्धि अव्यक्तात्, अव्यक्त से बुद्धि उत्पन्न होती है। बुद्धिया अहम इति मन्यते, बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। फिर परम खादिनी अहंकारात उत्पद्यते, अहंकार से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ये सृष्टि उत्पत्ति का क्रम है। नेक्स्ट विमर्श में देखो, 4 लाइन छोड़ के। सांख्य में अहंकार का वैकृत, भूतादि, सात्विक 3 भेद माना है। इस सात्विक को कट करके तेजस लिख देना। अगर लिख रहा हो तो सात्विक को कट करके तेजस लिख देना, क्योंकि सात्विक और वैकारिक तो एक ही होते हैं। फिर बाकी वही है, विकृत सात्विक के साथ मिलेगा। वैकृत और सात्विक एक ही बात है, ये तेजस के साथ मिलेंगे। फिर 11 इंद्रिया उत्पन्न हो जाएगी। भूतादि तेजस के साथ मिलके 5 तन्मात्रा बना देता है। वही बात है जो मैंने तुम्हें सृष्टि उत्पत्ति में बताई थी। नेक्स्ट 67 नंबर का श्लोक। इसमें लिखा है पुरुष, इसको ब्लैंक करना। और सेकंड लाइन देखो, अव्यक्तात् व्यक्तताम याति, अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है। अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है। तो ये सृष्टि उत्पत्ति के लिए है। जो सृष्टि उत्पत्ति है उसमें ऐसा होता है। कोमा लगा के, व्यक्तात् अव्यक्तताम पुनः, व्यक्त से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है। ये प्रलय के टाइम होता है। ऊपर वाली लाइन में प्रलय भी लिखा है पुरुष के बाद में। तो पुरुष की उत्पत्ति अव्यक्त से व्यक्त की तरफ जाती है, और प्रलय में जो व्यक्त हो गए वो अव्यक्त में चेंज हो जाते हैं, पीछे से आगे की तरफ आती है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 70 नंबर का श्लोक। 70 नंबर में
यहाँ तक है ना, यहीं तक ही पढ़ेंगे आज अपन। ठीक है, ये 70 से मैं तुम्हें परसों पढ़ाऊंगा। और कल तुम्हारा टेस्ट होगा, सभी को टेस्ट देना है, मैं किसी से कह नहीं रहा। दो चाहे मत दो, अगर तुम नहीं दोगे तो मुझे मेरा काम करना है ना। तो समझते हो तुम मेरा क्या काम है, भगाने का, है ना। तो टेस्ट नहीं दोगे तो अपने आप ही भगा दूंगा मैं तुम्हें, चाहे कोई भी हो तुम में से।